हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं राधिका गुप्ता फिर से आ गई हूँ आपके साथ एक नई सीरीज लेके, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सारे एमसीक्यूज हम यहाँ डिस्कस करेंगे और टॉपिक क्या है, लीगल प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। इस टॉपिक पे हम सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम से रिलेटेड ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखते रहिए, देखते रहिए, याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस करते रहिए रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम सीधे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी एलिमेंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हिंदी में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध अनुबंध के लिए आवश्यक तत्व है। ठीक है, आवश्यक तत्व है, कौन सा है, नेसेसरी एलिमेंट, किस चीज के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। आपको पता है वैलिड एक कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है, दो पर्सन्स के बीच में होते हैं। ठीक है, दो पर्सन्स के बीच में होते हैं, वो पर्सन कोई भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो उन दो पर्सन्स के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और वो वैलिड कब होता है, वो यहाँ पूछा है। ठीक है, वो वैलिड कब माना जाता है, उसको वैलिड कब माना जाएगा। ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑल ऑफ द अबव। ये तीन ऑप्शन है, या ये तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, आपको बताने हैं। तो पहले एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि स्वतंत्र सहमति, किसके बीच में, स्वतंत्र सहमति, दोनों पार्टीज के बीच में। ठीक है, दोनों पार्टीज के बीच में स्वतंत्र क्या है, सहमति दी गई है। दोनों पार्टीज क्या है, फ्री कंसेंट अपना देते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। नेक्स्ट है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को कुछ ऐसी चीजें, समथिंग जिसकी वैल्यू है वो दे रही है। एक पार्टी दूसरे पार्टी को उस चीज के बदले कोई एक चीज दे रही है। ठीक है, कंसिडरेशन, प्रतिफल। और है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दोनों जो पार्टी है वो क्या है, दोनों केपेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। ठीक है, क्लियर, ये कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट तो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कंसिडरेशन भी होना जरूरी है और कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना भी जरूरी है। जैसे कि कोई भी अनसाउंड माइंड या जो भी डिसेबल पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करे, क्योंकि वो उतना केपेबल नहीं है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके। तो हमारे क्या है, अगर ये तीनों करेक्ट है तो हमारे करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, उपरोक्त सभी, ये तीनों हमारे करेक्ट आंसर है। क्लियर, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ टॉर्ट। टॉर्ट का करेक्ट डेफिनेशन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अपकृत्य की सही परिभाषा है, अपकृत्य की सही परिभाषा है, डेफिनेशन क्या है। तो हम आपको यहाँ पे बता दें टॉर्ट होता क्या है, टॉर्ट है क्या। यहाँ पे डेफिनेशन करेक्ट, यहाँ चारों यहाँ हमारे डेफिनेशंस दिए हुए ए बी सी डी में, और ये पूछा है कि इसमें करेक्ट वाला डेफिनेशन टॉर्ट के लिए कौन सा है। ठीक है, तो बता दें कि टॉर्ट क्या है, इज एन एक्ट है। ठीक है, क्या है, कैसा एक्ट है, दैट कॉजेज, क्या कॉजेज, हार्म, दैट कॉजेज हार्म और इंजुरी टू किसको, किसी अदर पर्सन को। ठीक है, टॉर्ट एक क्या है, एक एक्ट है जिसमें एक पर्सन क्या करता है, हार्म पहुंचाता है या इंजुरी पहुंचाता है किसको, किसी और किसी दूसरे पर्सन को। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्ट का परिभाषा क्या है, वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट दैट रिजल्ट इन क्रिमिनल लाइबिलिटी, a civil wrongdoer that results in legal liability, या a breach of contract और an action that leads to divorce। ठीक है, ये चार ऑप्शंस हमारे दिए हैं। तो हमारे किस चीज के बारे में है, कॉजेज, किस चीज के बारे में, कॉजेज हार्म और इंजुरी किसको, अदर पर्सन को, किस चीज के लिए, लीगल लाइबिलिटी के लिए। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, a civil wrong that results in legal liability is our correct answer। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ठीक है, ये हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा टाइपिंग में इशू है। देखिए यहाँ है रूल ऑफ लॉ, क्या चीज है, इंश्योर। रूल ऑफ लॉ क्या इंश्योर करता है, कानून का शासन सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट, जुडिशियल रिव्यू और ऑल ऑफ द अबव।
ठीक है, 3 ऑप्शन हमारे दिए हैं और ये चारों दिया है कि ये वाला करेक्ट है। अब ये भी बता दें कि रूल ऑफ लॉ होता क्या है, इसके साथ भी जान जाइए। देखिए रूल ऑफ लॉ है, ये एक बेसिकली एक प्रिंसिपल है, ठीक है, इज अ प्रिंसिपल। रूल ऑफ लॉ क्या है, ये एक बेसिकली प्रिंसिपल है। क्या इंश्योर करता है कि हर एक इंडिविजुअल, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, हर किसी को क्या होगा, इक्वल जस्टिस मिलेगा, एक्सेसिबल जस्टिस मिल रहा है, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी पर्सन हो या कोई भी गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, हर किसी को एक्सेसिबल करेक्ट जस्टिस मिलेगा, ठीक है, जस्टिस प्रोवाइड की जाएगी, उसी को कहते हैं लॉ, रूल ऑफ लॉ। तो ये सुनिश्चित क्या करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, ठीक है, ये हमारा आता है, इसमें इक्वालिटी तो होनी चाहिए। सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, ये भी हमारी होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि पावर, इसमें होता है कि जो भी सॉवरेनिटी है राज्य की, हमारे स्टेट की जो संप्रभुता है वो क्या है यहाँ पे सेफ है, ठीक है। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है कि हमारा जो जुडिशरी है, हमारा जो कानून है उसको क्या करेगा, रिव्यू करेगा, किस चीज को, केसेस को, उसके क्या होगा, उससे किसके, उसके केसेस को, उसके पावर ऑफ द कोर्ट को, ठीक है। ये एक बेसिकली क्या है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये पावर ऑफ द कोर्ट है, किस चीज के लिए, जुडिशियल रिव्यू के लिए ये एग्जामिन करता है, क्या एग्जामिन करता है, लॉज एंड एक्शंस, क्लियर, लॉज एंड एक्शंस। बेसिकली ये शॉर्ट में हम लोग समझे जुडिशियल रिव्यू क्या है, ये एक पावर ऑफ द कोर्ट है, ये क्या इंश्योर करता है, लॉ एंड एक्शंस को इंश्योर करता है, क्लियर है। इक्वालिटी, तो ये हमारा अगर ये भी इसमें है करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्या होगा, रूल ऑफ लॉ क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट और जुडिशियल रिव्यू, ये तीनों हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर है। यहां से कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट देख लेते हैं, होपफुली यहाँ कोई डाउट आप लोग को ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या नॉट, इज अ सोर्स ऑफ लॉ, ये एक क्या है, सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कानून का स्रोत नहीं है, स्रोत नहीं है, कानून का स्रोत नहीं है, लेजिस्लेशन, विधान, जुडिशियल प्रेसिडेंट, सोशल मीडिया और कस्टम्स, ठीक है। तो लेजिस्लेशन हमारा सोर्स ऑफ लॉ है, जुडिशियल प्रेसिडेंट भी है और कस्टम प्रथाएं भी है, तो हमारा यहाँ क्या नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, ठीक है, सोशल मीडिया हमारा सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इन लीगल टर्म्स व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, ठीक है, कानूनी शब्दों में एक पक्ष के विलग पर शून्यकरणीय अनुबंध क्या है, तो ठीक है, वन पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल है, किस चीज के लिए, सिर्फ एक पार्टी के लिए, यहाँ ये पूछा है। तो इन लीगल टर्म्स ये क्या चीज होता है, ऑप्शन हमारे बोर्ड पे दिए हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट दैट इज अनफोर्सिएबल, एक अनुबंध जो अप्रवर्तनीय है, ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी डिक्लेयर्ड नल बाय द कोर्ट, अगर उसको कोर्ट नल डिक्लेयर कर दे रही है तब, या फिर अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी कैन कैंसिल इट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन पे उसको एक पार्टी कैंसिल कर रही है, या फिर ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इज लीगली इन्फोर्सेबल बट एथिकल, इन्फोर्सेबल तो है, लीगली इन्फोर्सेबल तो है, लेकिन वो क्या है, एथिकल है, ठीक है। 4 ऑप्शन हमारे दिए हुए, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा, इसको याद कर लीजिएगा। ये क्या है, ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी कैन कैंसिल इट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा है, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कब होता है, 2 पार्टीज के बीच में होती है, तो जाहिर सी बात है जब वन पार्टी इसको कैंसिल करेगी किसी स्पेसिफिक कंडीशन को लेके, तब ये क्या होगा, वो हमारा लीगल टर्म में वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, वॉइडेबल है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको 6 को पहले डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगी कि ये सही से आप लोग इसको देख पाए, ठीक है। फिलहाल आप इस तरह समझ लीजिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जुडिशियरी,
ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जुडिशियरी, जुडिशियरी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। न्यायपालिका का प्राथमिक कार्य क्या है, ठीक है, न्यायपालिका की प्राथमिक कार्य क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जुडिशियरी, टू क्रिएट लॉज, टू इंटरप्रेट लॉज, टू इन्फोर्स लॉज और टू ड्राफ्ट लॉज, ठीक है। क्रिएट नया कानून बनाना, कानूनों को व्याख्या करना या कानूनों को लागू करना, या फिर कानूनों का क्या करना, कानूनों का मसौदा तैयार करना, ठीक है, ड्राफ्ट करना, मसौदा करना, वही कार्य है। तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शंस दिए हैं। यहाँ पे हमारा किस चीज का पूछ रहा है, जुडिशियरी का फंक्शन क्या है, तो जुडिशियरी हमारा क्या करता है, सिर्फ कानूनों को व्याख्या करता है, मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है, ठीक है, सिर्फ व्याख्या करता है, ना तो उसको कानून को बनाता है, ना तो उसको इन्फोर्स करता है और ना तो उसको ड्राफ्ट करता है, सिर्फ क्या करता है, केसेस में इसको अप्लाई करता है, ठीक है, हर केसेस में इसको अप्लाई करता है, तो उसको व्याख्या करता है, उसको बताता है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मेंस रिया इन क्रिमिनल लॉ। मेंस रिया आप लोगों ने सुना होगा इसको लॉ पढ़ते हुए, हमारे क्रिमिनल लॉ में ये मेंस रिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें पूछा है कौन सा इसमें मेंस रिया इसमें सही है, इन चारों में से कौन सा होता है। तो आपराधिक कानूनों में मेंस रिया के संबंधों में निम्नलिखित कौन सा सत्य है, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए, इट रेफर्स टू द एक्टस रियस ऑफ द क्राइम, ठीक है, it refers to the criminal intent on or mental state, it is irrelevant in determining criminal liability और it is the same as the crime। ये 4 ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। किस चीज का पूछा है, मेंस रिया। मेंस रिया क्या दिखाता है, इसको याद रखिएगा, इसको क्या दिखाता है, गिल्टी माइंड दिखाता है, हमारा गिल्टी माइंड दिखाता है, ठीक है, हमारा गिल्टी माइंड दिखाता है। और यहाँ पे एक और चीज इसको भी याद कर लीजिएगा, एक्टस रियस क्या होता है, हमारा एक्ट, हमारा जो एक्ट, ठीक है, कोई भी क्राइम करने के पहले हमारे माइंड में वो चीजें आएंगी, वो प्रेजेंट होंगी, मेंस रिया। और सेकंड एक्टस रिया, जो हम एक्ट कर रहे हैं, जो गलत चीजें हम कर रहे हैं, जो क्राइम हम कर रहे हैं, वो है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हमारा यहाँ मेंस रिया के बारे में पूछा है तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एक्ट के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, इट रेफर्स टू द क्रिमिनल इंटेंट और मेंटल स्टेट, गिल्टी माइंड, माइंड हमारा मेंटल, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये बी ही है, ठीक है। और बाकी ये ऑप्शन हमारे, ये दोनों हमारे गलत है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज अ बेलमेंट, बेलमेंट इन लीगल टर्म्स, लीगल टर्म्स में बेलमेंट क्या होता है, ठीक है। कानूनी शब्दों में निक्षेप क्या है, निक्षेप क्या है, ठीक है, बेलमेंट क्या है, अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू लीज गुड्स, to the delivery of goods to another person for a specific purpose, a gift given to temporary use और a contract for the sale of goods, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली ये जो बेलमेंट है, जो बेलमेंट है ये क्या है, हम लोग एक डिलीवरी ऑफ गुड्स को कहा जाता है, ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स को कौन करता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स कौन करता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को करता है। तो जो पर्सन कर रहा है, जो पर्सन कर रहा है वो हमारा कौन है, बेलर, ठीक है, जो कर रहा है वो बेलर है। और किसको कर रहा है, बेलर किसको कर रहा है, बेली को कर रहा है, अदर पर्सन को, ठीक है, सामने वाले पर्सन को कर रहा है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को डिलीवरी ऑफ गुड्स दे रहा है, ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए, कि कोई भी पर्पस हो सकता है। अगर एक बेलर दूसरे बेली को गुड्स डिलीवर कर रहा है तो हमारा बेलमेंट होता है, ठीक है। हाँ, तो और एक ये भी साथ में जान लीजिएगा कि जो बेली है वो यहाँ क्या करता है, वो ओनरशिप नहीं उसको मिल रहा है, वो ओनरशिप नहीं ले रहा, उस चीज का सिर्फ पोजीशन ले रहा है, ठीक है, गेन सिर्फ पोजीशन कर रहा है, लेकिन उसको ओनरशिप वो नहीं ले रहा है, ये बेली हमारा, क्लियर, सिर्फ वो सामान को ले रहा है, अपने पोजीशन में रख रहा है, जो गुड्स है वो जो डिलीवर हो रहा है वो अपने पोजीशन पे रख रहा है, वो ओनरशिप उससे नहीं ले रहा है, ठीक है। तो अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू लीज, ये चारों ऑप्शन थे, जो डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, अ गिफ्ट गिवन टू टेम्पोररी यूज
और अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स। अभी जैसे मैंने आपको समझाया क्या डिलीवरी ऑफ गुड्स है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर अ किस चीज के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। क्लियर है? ठीक है, याद करते जाइएगा इसको, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसको हम क्या कहते हैं, एडीआर कहते हैं, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर का एक रूप माना जाता है? ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा एडीआर है, इसके बारे में आपको बता देती हूँ। इसमें क्या करता है ये एडीआर जो है, ये क्या रेफर करता है, इट रेफर्स, इसको आप चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, समझ भी लीजिए साथ में। इट रेफर्स, क्या रेफर्स करता है, टू मेथड्स ऑफ क्या, मेथड्स रिजॉल्विंग। ठीक है, रिजॉल्विंग क्या, डिस्प्यूट्स, किसके बीच में, पर्सन के बीच में, जो भी टू पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट होती है, ये बेसिकली किसको डिस्क्राइब कर रही है, मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। कहां पे, कहां पे, आउटसाइड द कोर्ट। ठीक है, आउटसाइड द कोर्ट। शॉर्ट में इसको समझ लीजिए, एडीआर हमारा क्या करता है, ये बेसिकली ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, इसको शॉर्ट में हम एडीआर कहते हैं। एडीआर क्या करता है, ये एक बेसिकली एक रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, जो दो लोग के बीच में डिस्प्यूट हो रही है, उसको क्या करता है, ये सॉल्व करता है आउटसाइड द कोर्ट, मतलब ये कोर्ट में नहीं जाता है। आपको जैसे कि पता है, कोर्ट में हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे केसेस जो है पेंडिंग चलते रहते हैं, है ना, तो ये एडीआर बाहर क्या करती है, आउटसाइड द कोर्ट, कोर्ट में नहीं, आउटसाइड द कोर्ट डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है। क्लियर, उसी को एडीआर कहा जाता है। तो इसमें क्या इंक्लूड है, इसमें क्या कंसीडर, क्या क्या आता है, लिटिगेशन है, मीडिएशन है, लेजिस्लेटिव एक्शन है और एपिलेट रिव्यू है। ठीक है, तो ये हमारा किस चीज का काम करती है, दो लोग के बीच में जब डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व जो करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मीडिएशन कहते हैं। ठीक है, उसको हम मीडिएशन कहते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, मीडिएशन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में व्हाट इज द एज ऑफ मेजॉरिटी, भारतीय संविधान के तहत बहुमत की आयु क्या है, बहुमत की आयु क्या है। ठीक है, एज ऑफ मेजॉरिटी किस एज को कहा जाता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 14 ईयर्स और 16 ईयर्स, ये आपको पता होगा। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है 18 ईयर्स। इसी एज के बाद से या तो अगर हम 18 ईयर्स पे पहुंच गए हैं या उससे ज्यादा है, तब हमें क्या मिलती है, राइट, एलिजिबल हम हो जाते हैं, किस चीज के लिए, एलिजिबल टू वोट, वोट के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं, हम बहुमत के लिए हम एलिजिबल हो जा रहे हैं। क्लियर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ पर्सन हु कमिट्स अ सिविल रॉन्ग, कोई भी पर्सन सिविल रॉन्ग कमिट करता है, मस्ट कंपनसेट द अदर पार्टी फॉर। ठीक है, कोई भी पर्सन सिविल रॉन्ग अगर कर रहा है तो वो क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, किसको, अदर पार्टी को। अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी के वजह से उसका कोई भी नुकसान हुआ है, सिविल रॉन्ग हुआ है उसके साथ में, तो पहला पार्टी दूसरे पार्टी को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। ठीक है, एक व्यक्ति जो सिविल गलत करता है उसे दूसरे पक्ष को क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, क्या चीज के लिए, प्यूनिटिव डैमेजेस, कंपनसेशन फॉर लॉसेस, इमोशनल डिस्ट्रेस और ऑल ऑफ द अबव। चार ऑप्शंस हमारे दिए हैं, प्यूनिटिव डैमेजेस, ठीक है, कॉम्पनसेशन फॉर लॉसेस, ये भी देखिए प्यूनिटिव, हमारा प्यूनिटिव डैमेजेस भी एक तरह से फाइनेंशियल पेनल्टी ही है, जो ये इंश्योर कराती है कि इन फ्यूचर वो गलती दोबारा नहीं होगी। ठीक है, प्यूनिटिव डैमेजेस उसको कहा जाता है। दूसरा, कंपनसेशन फॉर लॉसेस, जो भी उस पार्टी को नुकसान हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, वो दूसरा पार्टी उसको कंपनसेट करेगा। ठीक है, इमोशनल डिस्ट्रेस, इमोशनल डिस्ट्रेस मतलब वो किसी भी भावनात्मक संकट से गुजर रहा है, हो सकता है कि
उसको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या फिर उसको फिजिकल कोई भी सिम्टम्स हो गया, या उसके बिहेवियर में चेंज हो रहा है, वो सो नहीं पा रहा है, टेंशन में है, परेशान है, तो वो हमारा इमोशनल डिस्ट्रेस आ जाएगा। और ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी पढ़े ये तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है, होने चाहिए, ये भी होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो इंश्योर करा दे कि फ्यूचर में ऐसी चीजें नहीं होंगी। कंपनसेशन भी उसको दे, क्योंकि उसकी लॉस तो हो चुकी है, उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। और जो भी उस रॉन्ग की वजह से उसको जो भी डिस्ट्रेस हुआ है, जो भी वो चीजें सफर किया है, वो चीजें भी वो उसके लिए भी वो कंपनसेट करें। तो इमोशनल डिस्ट्रेस भी हमारा एक क्या है, अ काइंड ऑफ कंपनसेट है। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव इज अवर करेक्ट आंसर। ये तीनों होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया हो, इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एन ऑफर। ऑफर के लिए ये चारों में से कौन चीजें सही हैं। अनुबंध कानून में एक प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑफर कौन करता है, एक पार्टी किसको करती है, सामने वाली पार्टी को करती है, दूसरी पार्टी को करती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, एन ऑफर कैन नॉट बी रिवोक्ड आफ्टर एक्सेप्टेंस, सॉरी, हाँ, एन ऑफर रिमेन्स ओपन indefinitely until acceptance. An offer can be revoked after acceptance. An offer does not require a specific time to accept. ठीक, तो ऑफर के बारे में एक पार्टी दूसरी पार्टी, अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर कर रही है तो इन चारों में से कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस। एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर दे रही है, सामने वाले पार्टी को क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, तो उसको रिवोक कर सकती है। कब रिवोक कर सकती है, जब तक कि वो बिफोर एक्सेप्टेंस, अगर वो एक बार एक्सेप्ट कर लिया है, वो पार्टी अगर एक बार एक्सेप्ट कर लिया है तो वो क्या कर सकता है, उसको फिर रिवोक बैक नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसको क्या करता है, ऑफर कभी भी क्या हो सकता है, रिवोक कर सकता है, कभी भी कर सकता है, एक्सेप्ट करने के पहले, एक्सेप्ट करने के बाद वो रिवोक नहीं कर सकता है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज सेंट्रल टू लॉ टॉट लॉ। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अपकृत्य कानून के लिए केंद्रीय है, ठीक है, सेंट्रल टू द टॉट लॉ। ब्रीच ऑफ क्या दिया है, ब्रीच ऑफ कॉजिंग ड्यूटी कॉजिंग हार्म, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। चार ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं, क्या है, सेंट्रल ऑफ टॉट लॉ के बारे में पूछा है, ठीक है, केंद्रीय क्या है, तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ठीक है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी कॉजिंग हार्म। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी कॉजिंग हार्म का मतलब क्या होता है कि जहां एक पर्सन अपने एक्शन से कोई भी ऐसा एक्ट कर रहा है, ऐसा एक्शन कर रहा है कि सामने वाला पार्टी क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए है, ठीक है, क्लियर। तो पहले ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड, ठीक है, अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट कौन से नहीं है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चार ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन। चारों ऑप्शंस हमारे दिए हैं और सवाल क्या पूछा है, कौन सा ऐसा इसमें अधिकार है जो हमारा फंडामेंटल राइट में नहीं आता है, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी, आपको पता है राइट टू इक्वालिटी हमारी आती है, किस में आती है, आर्टिकल, इसको भी याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 14 से 18 तक हमारा क्या है, राइट टू इक्वालिटी में दिया है, इक्वालिटी के बारे में दिया है, ठीक है। और उसके बाद से राइट टू लाइफ हमारा किस में दिया है, आर्टिकल 21 में दिया है, क्लियर। और राइट टू एजुकेशन किस में दिया है, आर्टिकल 21A में दिया है, ठीक है। एजुकेशन किसको मिलना चाहिए, हर चिल्ड्रन को, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन किसको एजुकेशन मिलना चाहिए, बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। बच्चों को, इस एज के बच्चों को राइट टू एजुकेशन का अधिकार होता है और उन्हें एजुकेशन मिलना चाहिए, ये हमारे संविधान में दिया है, ठीक है, 21A में। और राइट टू लाइफ हमारा 21 में दिया है,
और इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी हमारा आर्टिकल 14 से 18 तक दिया है। तो कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है? हमारा राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। ये हमारा रिमूव कर दिया गया था कब? 44th अमेंडमेंट से। क्लियर? 44th अमेंडमेंट से ये राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया है। क्लियर है? ये चारों ऑप्शंस आपको समझ में आए हैं? ठीक है, एक और सवाल हम यहां आज देख लेते हैं। देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज अ पर्सन हेल्ड फॉर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी? ठीक है, कौन से केसेस में निम्नलिखित में से किस मामलों में एक व्यक्ति सख्त दायित्व के लिए उत्तरदायी होता है? ठीक है, उत्तरदायी होता है। हमारा क्या क्या है? इफ अ पर्सन एक्शंस वेयर इंटेंशनल, उसका जो एक्शंस है वो क्या है? इंटेंशनल है, इंटेंशनली वो कुछ ऐसा किया है। इफ द डैमेजेस ऑकर ड्यूरिंग द लॉफुल एक्टिविटीज, ठीक है, लॉफुल एक्टिविटीज करते हुए अगर कोई डैमेजेस ऑकर हो रहा है। इफ द डैमेजेस वाज ड्यू टू एन एक्सीडेंट और इफ द एक्टिविटी वाज इनहेरेंटली डेंजरस। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? क्या पूछा है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को पूछा है। कौन सा पर्सन लाइबल होता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए? करेक्ट ऑप्शन इज डी। डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जब इफ द एक्टिविटी वाज इनहेरेंटली डेंजरस। इनहेरेंटली डेंजरस में क्या क्या आता है? इसको मैं आपको बता दूं कि जैसे समझ लीजिए कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारा इनहेरेंटली डेंजरस में आता है। ठीक है, या फिर कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स, कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? hazardous एक्टिविटीज। ठीक है, अल्ट्रा हजार्डरस एक्टिविटीज, कोई ऐसी चीजें जो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे सोसाइटी को क्या करती है? हमारे सोसाइटी के लिए हार्मफुल होती है, ऐसा चीजें। ठीक है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स जो अवेल करा रही है। कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को अपने पोजीशन में रख रही है, अपने ओनरशिप में लेके रखी है। फिर अल्ट्रा हार्डरस क्या है? एक्टिविटीज है। क्लियर? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी है। हो गया? ठीक है, इतना होपफुली आपको ये समझ में आ गया हो। कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसको आप याद कर लीजिएगा और माइंड में रख लीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैंने आपको बताया, और प्रैक्टिस करते रहिए अपना। ठीक है, थैंक यू।